मतलब लेक्चर थोड़ा अलग हो सकता है, ठीक है, आपको फील हो सकता है, आपस में बातें करोगे तो क्लास से निकाल दूंगा, सही है। क्या टेम्परेचर है अभी? टेम्परेचर क्या है? मौसम टेम्परेचर 30, 28, इसका मतलब है अभी टेम्परेचर है 28 डिग्री। कहां का? कहां का? एल ब्लॉक का है ना? कहां पर? एल ब्लॉक तो इतना बड़ा है, कहां पर? आपको कैसे पता? आपको कैसे पता कि यहां का टेम्परेचर 28 डिग्री? आप कहोगे सर गूगल पे अभी अभी हमने देखा था, गूगल कह रहा था 28 डिग्री है, ऐसे ही है ना? बट मेरा क्वेश्चन आपसे कैसे कि आपको कैसे पता कि यहां का टेम्परेचर 28 डिग्री है? तो लोकेशन अगर मोबाइल में सेट है, इस क्लास में गूगल वालों ने थर्मामीटर लगाया हुआ है? नो। कहां? कोचिंग के बाहर लगाया हुआ है? देखा है किसी ने कोचिंग के बाहर नासा वाला आके कोई ठीक है थर्मामीटर लगा रहा हूं? नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि जो पूरा एरिया है औरंगी टाउन का, यहां पर कोई एक थर्मामीटर होगा जो कि टेम्परेचर बता रहा होगा, और वो थर्मामीटर वहां का टेम्परेचर बता रहा होगा जहां पर वो है, ना कि यहां का। लेकिन आप कहोगे सर क्या ही फर्क पड़ता है, जो टेम्परेचर यहां का है वही जहां औरंगी टाउन के अगर किसी कोने में अगर थर्मामीटर रखा है तो वहां का भी तकरीबन वही होगा। मैं कहूं तकरीबन से मुराद, आप कहोगे सर हो सकता है वहां का 26-27 डिग्री हो, है ना? तो इतना हमें फर्क, 1 डिग्री से हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है ना? ये बात समझ आ रही है आपके? मैं आपसे पूछता हूं ये थर्मामीटर, अच्छा एक और मजे की बात आपको पता है, आप खिड़की पे जाओगे वहां का टेम्परेचर कुछ और होगा, है ना? कि खिड़की पर टेम्परेचर कुछ और होगा, वो और ज्यादा ठंडी जगह है, वो लेट सपोज वो 22 डिग्री सेल्सियस होगा वहां का, मिसाल के तौर पर, है ना? अगर आप इस बोर्ड की बात करो, ठंडा है बोर्ड, मे बी हो सकता है कि इस बोर्ड का टेम्परेचर, खिड़की पे बोर्ड लगा दिया मैंने, बोर्ड का टेम्परेचर लेट सपोज 25 डिग्री सेल्सियस होगा, ऐसे ही इस जमीन का, वैसे जमीन नहीं है टेक्निकली, बट इस जमीन का टेम्परेचर हो सकता है और ज्यादा हो, ठीक है, हो सकता है 29 डिग्री सेल्सियस हो, है ना? इसका मतलब यह हुआ कि थर्मामीटर को मैं जिस हाइट पर रखूंगा हर जगह का टेम्परेचर, इसका मतलब कोई एक स्टैंडर्ड हाइट होनी चाहिए जहां पर उस थर्मामीटर को प्लेस करें और वो टेम्परेचर मेजर करके बताए, और हम एज्यूम कर लें कि हर जगह का टेम्परेचर औरंगी टाउन एल ब्लॉक में यही है, ऐसे ही होगा। तो मान लो वो हाइट है, सब यहां तक आएंगे, खैर मैं तो आ रहा हूं यहां तक, ठीक है? मतलब लेट सपोज ये एक शख्स है, इसकी इस हाइट पर आपने थर्मामीटर को प्लेस किया, एक स्टैंडर्ड ऑल्टीट्यूड है ना, एक स्टैंडर्ड हाइट है जहां से टेम्परेचर को मेजर करना चाहिए, वरना हर जगह का टेम्परेचर डिफरेंट आएगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है भाई। एक और मजे की बात मुझे बताओ, ये गर्म हुआ कैसे? ये जो एटमॉस्फेयर है ये गर्म हुआ कैसे? इसका टेम्परेचर 25, 28, 29 डिग्री हुआ कैसे? किसने इस एटमॉस्फेयर को गर्म किया? सन? सन? सूरज ने इस एटमॉस्फेयर को गर्म किया है? जवाब है नहीं। कितनी अजीब सी बात है, सूरज ने हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म नहीं किया। वाई? क्योंकि सन इज वेरी वेरी लार्ज सोर्स ऑफ विजिबल लाइट, है ना? और कोई चीज हीट अप कब होगी? जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी। तो अगर हमारा एटमॉस्फेयर जो है उसमें जो गैस है वो इस विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करेगी तो ही गर्म होगी, तो ही उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। बात समझ आ रही है?
है ना। और इसकी क्या गारंटी है कि विजिबल लाइट इस एटमॉस्फेयर को गर्म नहीं कर रही? कैसे प्रूफ करोगे? मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई विजिबल लाइट से एटमॉस्फेयर गर्म नहीं होता। क्यों? इसका क्या मतलब है कि विजिबल लाइट एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब नहीं होती? कैसे प्रूफ करूं मैं? क्योंकि हमें सूरज नजर आता है। अगर लाइट एब्जॉर्ब हो जाती तो क्या लाइट आप तक पहुंचती? नो। लाइट जब आप तक पहुंचती नहीं तो इस एटमॉस्फेयर के पार आपको नजर आता? नो। सूरज नजर आ रहा है, ये इस बात की गारंटी है कि हमारा एटमॉस्फेयर विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब। तो सवाल ये कि इस एटमॉस्फेयर को फिर गर्म कौन कर रहा है? क्या ख्याल है? आएगा, अभी सबका जिक्र आएगा। एटमॉस्फेयर का नाम लिया ना मैंने, तहम्मुल। तो बात मेरे ये समझ आई कि जो जमीन है वो इस विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। किसे? विजिबल लाइट को। और जब ये इस विजिबल लाइट को, इस एनर्जी को दोबारा से रेडिएट करता है तो हमारा एटमॉस्फेयर इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके गर्म हो जाता है। आप कहोगे सर पहले तो नहीं कर रहा था, अब क्यों करेगा? इसलिए क्योंकि अर्थ जो है वो विजिबल लाइट को रिलीज नहीं करेगा। अगर हमारी अर्थ विजिबल लाइट को रिलीज करती, जैसे कि सूरज कर रही है, तो जमीन को भी रात में सूरज की तरह चमकना चाहिए था। क्या अभी लाइट बंद करो जमीन चमकेगी? विजिबल लाइट के जरिए वो नहीं चमक रही। फिर ये जो एनर्जी होती है बेटा, ये इंफ्रारेड होती है। क्या होती है? आप इंफ्रारेड कैमरे से देखो, आपको जमीन लाल लाल नजर आएगा, ठीक है, इंफ्रा ऑरेंज नजर आएगा। इंफ्रारेड में वो ग्लो कर रहा है, विजिबली हमारे लिए ग्लो नहीं कर रहा। इसका मतलब एटमॉस्फेयर जो हीट अप हुई है वो किसकी वजह से हुई है? वो जमीन की वजह से हुई है, सूरज की वजह से नहीं। और कौन से मॉलिक्यूल ये काम कर रहे हैं? मीथेन हो गया, वाटर वेपर हो गया, और कौन? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ये वो मॉलिक्यूल हैं जो इंफ्रारेड एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, इनकी एनर्जी में इजाफा होगा और आपका एटमॉस्फेयर भी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। तो बात समझ आ रही है कि मैं हाइट पर क्यों लगा रहा हूं? ठीक है, मैं जमीन पर थर्मामीटर क्यों नहीं रख दे रहा? इसलिए क्योंकि जमीन के करीब थर्मामीटर रखोगे तो वहां का टेम्परेचर ज्यादा आएगा, जबकि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या है? थोड़ा कम है। आप जितने ज्यादा जमीन से ऊपर जाते जाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा, कम होगा? टेम्परेचर कम हो जाएगा। बात समझ आ रही है? ये दो बातें मैंने आपको समझा दी कि एटमॉस्फेयर गर्म क्यों हो रहा है, और जितना जमीन से आप ऊपर जाओगे टेम्परेचर उतना कम होता जाएगा। ये बात आपके समझ आ रही है? कोई मुश्किल बात है? नहीं। तो ये जो हमारे वेदर की कहानी है ना, जो अभी मैं आपको सुना रहा हूं, ठीक है, ये जो मैं गैस की बात कर रहा हूं, ये जो मैं एटमॉस्फेयर की बात कर रहा हूं, असल में मैं ट्रोपोस्फेयर की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? तो व्हाट इज ट्रोपोस्फेयर? ट्रोपोस्फेयर इज द फर्स्ट लेयर ऑफ आवर एटमॉस्फेयर नियरर टू अर्थ सरफेस, जहां पर तमाम वेदर वाली एक्टिविटी हो रही होती है, जहां पर तमाम वेदर वाली एक्टिविटी हो रही होती है। ठीक है, कुछ बातें एडिशनली मैंने बताई हैं जो कि अभी सेंस नहीं बनाएंगे, बट आगे चलकर बनाएंगे। आपस में बातें मत करो। सर कैमरा इनकी तरफ कर दें और दिखाएं इनके घर वालों को बातें करना। तो क्या कह रहा था मैं, कि जो अभी मैं आपसे बातें कर रहा था वेदर के बारे में, जो वेदर की एक्टिविटीज हैं, ये सब कहां पर हो रही हैं? ये सब कहां पर हो रही हैं? और हमारे जो प्लेन्स हैं वो भी कहां पर उड़ रहे हैं? इसी लेयर पर जहां की हम बात आपको बता रहे हैं। कैसे बनाते हैं जहाज? ठीक है, ये जहाज भी यहीं पर उड़ रहा है। तो ये अपने एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर है? जहां पर तमाम वेदर वाली एक्टिविटीज हो रही होती है। ये जो लेयर है ये तकरीबन एन एवरेज 12 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ होता है। ये लेयर तकरीबन 12 किलोमीटर तक हाइट पर फैला हुआ होता है। ठीक है, एन एवरेज, जहां पर तमाम वेदर की एक्टिविटीज होती हैं, जहाज भी यहीं पर उड़ रहे होते हैं। ठीक है,
और हमारी एटमॉस्फेयर में जितने भी गैस के मॉलिक्यूल हैं, जितना भी मास है हमारे एटमॉस्फेयर का, उसमें से 80% मास इधर ही मौजूद होता है। कितना भाई? 80 से 85% मास जो है वो इस ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। और ट्रोपोस्फेयर की क्वालिटी है क्या? आप जितनी ज्यादा हाइट पर जाओगे टेम्परेचर उतना कम हो जाएगा। ये बुक में सिर्फ लिख दिया है, मैंने समझा दिया, ठीक है। बुक में क्या लिखा हुआ है कि आप ट्रोपोस्फेयर में जितने ऑल्टीट्यूड में जाओगे कूलर इट गेट्स, जितने ज्यादा हाइट पर जाओगे उतना ज्यादा ठंडा हो जाएगा। और कहां तक? -55 डिग्री सेल्सियस तक भाई। कहां तक? -55 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप, अच्छा ठंडा क्यों हो रहा है भाई? ऊपर जाने से एटमॉस्फेयर ठंडा क्यों हो रहा है? आप तो सूरज के करीब, आप जितना ऊपर जाओगे आप तो सूरज के करीब जा रहे हो ना, तो फिर गर्मी तो बढ़नी चाहिए। ठंडा ठंडा क्यों जा रहा है भाई ऊपर जाने से? वाई? बिकॉज सन इज द नॉट सोर्स ऑफ हीट इन द एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर का जो हीटिंग सोर्स है वो कौन है? वो अर्थ है भाई। वो कौन है? तो अर्थ से, सोर्स से जितनी दूर जाओगे उतनी ज्यादा ठंड बढ़ती जाएगी, गर्मी उतनी कम होती जाएगी, है ना। तो ये क्लियर हो गया कि हम यही सोचेंगे कि हम तो भाई सूरज के करीब, ऊपर जाने का मतलब सूरज के करीब जा रहे हैं, तो भाई गर्मी तो बढ़नी चाहिए। भाई गर्मी कम क्यों हो रही है, ठंडक क्यों हो रही है? क्योंकि सूरज हमारे एटमॉस्फेयर को गरम कौन कर रहा है? अर्थ। तो चूल्हे से जितना दूर जाओगे उतना गर्म कम लगेगा ना आपको। तो दिस इज आवर चूल्हा हमारे एटमॉस्फेयर के लिए। तो जितना दूर जाओगे उतनी ज्यादा ठंड बढ़ेगी। बात समझ आ रही है? लेकिन ऊपर कुछ और खिचड़ी पक रही है। जहाज को गिरा देते हैं, पैसेंजर्स हमें माफ करना, यहां कुछ चल रहा है ऊपर। क्या चल रहा है? एक गैस है यहां पर जिसे हम कहते हैं ओजोन। क्या कहते हैं? ओजोन। ये ऑक्सीजन का भाई है। ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन गैस जो है 2 एटम जुड़े होते हैं। यहां पर कितने एटम जुड़े हैं? 3 O2, ठीक है, आपस में जुड़े हैं। दिस इज कॉल्ड ओजोन। तो सूरज से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है, क्या होती है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को कौन एब्जॉर्ब कर सकता है? जब ओजोन को आप एनर्जी का इंजेक्शन लगाओगे तो क्या होगा ओजोन के साथ? वाइब्रेशन बढ़ जाएगी उसकी। वाइब्रेशन का मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी को आप क्या कहते हो? टेम्परेचर। इसका मतलब कि यहां का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ने लगेगा। क्या होने लगेगा? बढ़ने लग गया भाई। 60-70 डिग्री तक हो गया भाई। कितना? 60-70 डिग्री गर्म हो गया। और जब गैस गर्म होती है तो क्या होता है? एक्सपेंड होती है। और जो चीज एक्सपेंड होती है उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसका मतलब यहां पर जो गैस है वो लेस डेंस है और यहां पर ठंडी गैस है। इसका मतलब यहां पर गैस की डेंसिटी कैसी है? हाई डेंसिटी है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इनका दिल करेगा? अच्छा एक और बात मुझे बताओ, जब गैस एक्सपेंड होगी तो वो ज्यादा जगह घेरेगी। जब ज्यादा जगह घेरेगी तो डेंसिटी कम हो जाएगी। और कम डेंसिटी वाली चीजें कहां मूव करती हैं? ऊपर। और भारी चीजें सिंक हो जाती है, बॉटम में चली जाती हैं। तो यहां पर है ठंडी हवा और यहां पर है गर्म हवा। क्या ये ठंडी हवा ऊपर जा पाएगी? ऊपर जा पाएगी? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि इनमें कोई एनर्जी नहीं है ऊपर जाने की, इनकी डेंसिटी तो कम है, तो ये नीचे रहेंगे। गर्म गैस लो डेंसिटी वाली ऊपर रहेंगी, जिसकी वजह से, बात समझ रहे हो, यहां पर एक बाउंड्री क्रिएट हो जाएगी। क्या क्रिएट हो जाएगी? इस बाउंड्री के बाहर ये गैसेस इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकते। और इसी बाउंड्री को हम कहते हैं ट्रोपोपॉज। क्या कहते हैं? ट्रोपोपॉज। ट्रोपोस्फेयर रुक गया यहां पर। कहां पर रुक गया? जहां से स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट हुआ। अब जहां पर ट्रोपोस्फेयर खत्म हुआ वहां से सेकंड लेयर स्टार्ट होगी, दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। क्या बात है? क्या स्टार्ट हो गई? स्ट्रेटोस्फेयर में क्या हो रहा है? या तो भाई वेदर की चेंजिंग हमने देख ली, ठीक है, ऊपर जाएंगे टेम्परेचर क्यों कम होगा हमने देख लिया, समझ लिया।
स्ट्रेटोस्फेयर में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बच्चों स्ट्रेटोस्फेयर में? स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन के मॉलिक्यूल सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप जमीन पर मजे से घूम फिर रहे हो। आपको स्किन कैंसर नहीं हो रहा है ना? अगर ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जमीन तक आ जाती है तो हम तो स्किन कैंसर से ही निपट जाते हैं। बात समझ रहे हो? ओके, तो एक बात मेरे समझ आ गई कि स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर क्या हो रहा है। एक लेयर है हमारे पास, किसकी लेयर है? ओजोन लेयर। किसकी लेयर है बेटा? जो कि जमीन से तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर ऊपर मौजूद होती है। ठीक है, मतलब एवरेज हाइट जो है बेटा स्ट्रेटोस्फेयर की वो 55 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, और 55 किलोमीटर से जरा नीचे 25 से 30 किलोमीटर पर आप देखोगे जमीन से लेयर नजर आएगी, किसकी? ओजोन की, जो कि सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को हम तक पहुंचने से रोक देगी, है ना? ठीक है। ज्यादा थिक लेयर कौन सी होगी, ट्रोपोस्फेयर या फिर स्ट्रेटोस्फेयर? ट्रोपोस्फेयर। वाई? बिकॉज इट इज द लोअर लेयर, ग्रेविटी ज्यादा फील होगी, मॉलिक्यूल ज्यादा रहेंगे यहां पर। मैंने कहा ना 80% मास यहीं पर है। इसका मतलब स्ट्रेटोस्फेयर की जो हवा है वो पतली होगी। वो कैसी होगी? पतली। अब जब हवा पतली है तो जहाज उड़ पाएगा वहां पर? जहाज को पता है ना, जहाज को उड़ने के लिए एक बॉयंस फोर्स चाहिए होती है, जो कि गैस ही क्रिएट करती है। अगर गैस ऊपर कम है स्ट्रेटोस्फेयर में तो क्या जहाज ऊपर उड़ पाएगा? आपका जवाब है नहीं, लेकिन उड़ पाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जितने ज्यादा आप हाइट पर जाओगे उतना तेज उड़ना पड़ेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल कम है ना यहां पर। तो जितना ज्यादा आप तेज उड़ोगे उतने ज्यादा मॉलिक्यूल से आप टकराओगे, और उतने ज्यादा मॉलिक्यूल से टकराओगे तो उतना बॉयंस फोर्स क्रिएट होगा और जहाज उड़ता रहेगा। तो बात यह समझ आई कि उड़ तो सकते हैं, मतलब अक्सर जहाज उड़ते भी हैं लेकिन फिर उन्हें बहुत तेज उड़ना पड़ता है। बात समझ आ रही है? ताकि जो बॉयंस फोर्स है वो क्या रहे, वो जरा बैलेंस रहे। तो भाई जहाज कहां पर उड़ रहे हैं? ट्रोपोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ सकते हैं लेकिन क्या 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 ही फायदा भाई। ठीक है, सही है भाई। तो स्ट्रेटोस्फेयर की कहानी समझ आ गई, क्या हो रहा है स्ट्रेटोस्फेयर में? हवा और पतली हो गई है, हवा गर्म हो गई है। अब स्ट्रेटोस्फेयर में जितना ऊपर जाओगे वो ठंडा नहीं होगा बल्कि वो उतना गर्म होगा। क्यों? वाई? बिकॉज स्ट्रेटोस्फेयर को गर्म करने के पीछे कौन है? तो सन से जितना करीब होगे टेम्परेचर उतना बढ़ता जाएगा। ये वाली बात समझ आ रही है? हम अब निकल चुके हैं एक अगली लेयर की तरफ, दैट इज कॉल्ड मीजोस्फेयर। क्या कहते हैं इसे? जगह खत्म हो गई मेरे पास। स्ट्रेटोस्फेयर यहां खत्म हुई, अब आ गई है आपके पास मीजोस्फेयर। सोचो मीजोस्फेयर में क्या होता है। अच्छा, मीजोस्फेयर में हवा और पतली हो गई होगी, है ना? हवा और पतली हो गई, लेकिन हवा अभी भी यहां पर मौजूद है। ठीक है, सोचो क्या होता है यहां पर। जमीन घूम रही है, जमीन घूम रही है ना, स्पिन भी कर रही है और सूरज की रोटेट भी कर रही है। इस रोटेशन, अब जाहिर है अगर स्पेस में यहां के पत्थर पड़ा हुआ है, ठीक है, और जमीन घूमता हुआ आ रहा है, तो हमारे अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है उसमें पत्थर भी आ जाएंगे। ठीक है, उसे हम मीटियोर कहते हैं। स्पेस में जो पत्थर है उसे हम क्या कहते हैं? मीटियोर। जब ये मीटियोर हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं, ठीक है, तो एंटर होने के बाद मीजोस्फेयर में पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं? और क्योंकि उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, कितनी ज्यादा? करीब कोई 30 से 40 किलोमीटर पर सेकंड। 30 से 40 किलोमीटर पर सेकंड, इतने तेजी से मूव कर रहे होते हैं ये मीटियोर। और मैंने आपसे क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले जहाज के बारे में, कि अगर जहाज को स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, और तेजी से मूव क्यों करना चाहिए? ताकि ज्यादा मॉलिक्यूल टकराएं। तो अब जरा सोचो, इस स्पेस में, स्पेस तो नहीं है ये,
ये जो पत्थर है मीटियोर जो है आपके पास, वो 30 से 40 किलोमीटर पर सेकंड के लिहाज से मूव कर रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पीड है। तो जरा सोचो, भले से मीजोस्फीयर में मॉलिक्यूल कम है गैस के, लेकिन फिर भी इतनी स्पीड से जाएगा तो जल्दी जल्दी बहुत सारे मॉलिक्यूल से टकराएगा। और जब ये मॉलिक्यूल से टकराएगा तो मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी, या ये अपनी एनर्जी जो मीटियोर है वो किसमें ट्रांसफर करेगा? आपके एटमॉस्फेयर में, है ना। और इतनी सारी काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा? आपका एटमॉस्फेयर ग्लो करने लगेगा, जिसकी वजह से एक इस तरह एक दुम बन जाती है इसके पीछे चमकती हुई, जिसे आप कहते हो टूटता हुआ सितारा, है ना। एक ग्लो क्रिएट हो जाता है, जिसे आप कहते हो ये तो टूटता हुआ सितारा है, जो कि बहुत ठीक है इलॉजिकल सी एक बात है, बट हम कहते हैं, ठीक है? अच्छे लफ्जों में से कहते हैं मीटियोर शॉवर, ठीक है, मीटियोर शॉवर, कि मीटियोर जो है वो शॉवर हो रहे हैं। लेकिन हाँ, लोग इसे टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। तो समझ आ रहा है तारा जो टूटता है वो क्या होता है असल में, और क्यों वो ग्लो कर रहा होता है, बात समझ आ रही है। तो ये हो गया मीजोस्फीयर। आगे बढ़ते हैं, अगले लेयर की तरफ चलते हैं। अगला लेयर इज, मैं कहां पहुंच गया, कहां से, अगला लेयर यहां बना दे रहा हूं भाई, ठीक है, जगह नहीं है। ये आ गई मीजोस्फीयर, ये थी मीजोस्फीयर, ठीक है भाई। हम आ चुके हैं अब थर्मोस्फीयर में। क्या बात है। वैसे आपकी बुक में 2 ही लेयर के बारे में बात हुई है, लेकिन बने हुए सब हैं, तो मैं सबके बारे में बताऊंगा, ठीक है। और देखो मीजोस्फीयर में क्या टूटते हुए तारे बने हुए हैं, है ना। बुक में बताया नहीं है, मैंने सोचा बता दूं, मुझे अच्छा लगता है, शायद आपको भी अच्छा लग जाए। नहीं अच्छा लगे कोई बात नहीं। कहां पहुंच गया हूं मैं? मीजोस्फीयर से मैं आगे बढ़ गया हूं, दैट इज कॉल्ड, हवा बिल्कुल ही पतली हो चुकी है। अब यहां पर मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत, एक यहां है तो दूसरा पता नहीं कहां है। क्यों? क्योंकि एयर की डेंसिटी क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है। सही है। और एक मजे की बात तो सुनो, सूरज जो है वो हम पर इतने कातिलाना हमले करता है, आपकी सोच है। एक तो यूवी लाइट फेंक के मारता है, ठीक है, यूवी, एक्सरे भी फेंकता है भाई। अब ये मत सोचना कि आपका एक्सरे क्यों नहीं हो रहा, तो यूवी के साथ साथ सन आपके ऊपर एक और हाईली एनर्जेटिक रेडिएशन फेंक रहा है, जो कि कौन है? ये एक्सरे को कौन एब्सॉर्ब कर लेता है? थर्मोस्फीयर में जो मॉलिक्यूल है वो इस एनर्जी को क्या कर लेते हैं? एब्सॉर्ब कर लेते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात आपको पता है, बहुत इंटरेस्टिंग, आप सुनोगे आप कहोगे सर क्या फजूल बात कर रहे हैं बट ये हकीकत है। क्या? एक्सरे की एनर्जी बहुत ज्यादा है, यूवी भी बहुत ज्यादा एनर्जी रखता है, इसका मतलब थर्मोस्फीयर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाना चाहिए, है ना, जो कि होता भी है 1000+ डिग्री सेल्सियस। भाई ये क्या लिख दिया, 1000 डिग्री प्लस, हजारों डिग्री सेल्सियस होता है कहां का टेम्परेचर? थर्मोस्फीयर का टेम्परेचर। कितना खतरनाक लग रहा है, लेकिन अगर मैं आपको थर्मोस्फीयर में ले जाके छोड़ दूं तो आपको गर्मी नहीं, आपको सर्दी लगेगी। कितनी अजीब सी बात है ना, कि थर्मोस्फीयर का टेम्परेचर कैसा है? थाउजेंड्स ऑफ डिग्री, 1000, 2000, 3000 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर मैं किसी तरह आपको ले जाकर थर्मोस्फीयर में छोड़ दूं तो आपका तो भुट्टा बुन जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन आपको गर्मी नहीं लगेगी, आपको सर्दी लगेगी। क्यों? यहां पर टेम्परेचर का मतलब ही बदल जाता है। अगर मैं कह रहा हूं 1000 डिग्री सेल्सियस, 1000+ डिग्री सेल्सियस, इसका वो मतलब नहीं है जो हम यहां पर लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर गैस डेंस है, हर मॉलिक्यूल आपसे आकर टकरा रहा है, हर कोई आपसे एनर्जी ले रहा है, अपनी एनर्जी आपको दे रहा है, सही है। थर्मोस्फीयर में मॉलिक्यूल ही इतने नहीं है, भले से हर किसी का टेम्परेचर 1000+ है, लेकिन मॉलिक्यूल ही इतने नहीं है। एक मॉलिक्यूल आपके यहां टकरा रहा है, एक यहां टकरा रहा है, कैसे आपकी एनर्जी वो लेगा, कैसे अपनी एनर्जी आपको ट्रांसफर करेगा? तो भले से टेम्परेचर थाउजेंड्स ऑफ डिग्री है, लेकिन आप में वो हीट एनर्जी ट्रांसफर, आपको ठंड ही लगेगी। कहां पर?
थर्मोस्फेयर। सही है। तो हर लेयर के बारे में मैं सोच रहा हूं कुछ एक दो इंटरेस्टिंग बातें बताकर आगे बढ़ता जाऊं। आगे बढ़ जाते हैं। एक्सोस्फेयर, टेक्निकली इसे मैं लेयर कहता भी नहीं हूं, क्योंकि मतलब टेक्निकली तो नहीं है लेकिन है ये, ठीक है। वाई? क्योंकि जब आप एक्सोस्फेयर में पहुंचते हो तो एक्सोस्फेयर में जो मॉलिक्यूल की डेंसिटी होती है वो स्पेस के मॉलिक्यूल डेंसिटी से मैच कर जाती है। मतलब ये कि थर्मोस्फेयर तक आते आते हमारा एटमॉस्फेयर होता है, लेकिन जैसे ही एक्सोस्फेयर में आप इंटर करते हो तो एक्सोस्फेयर में मॉलिक्यूल की वही डेंसिटी होती है, मॉलिक्यूल की वही तादाद होती है जो स्पेस में होती है। इसका मतलब यहां पर आकर आपका हमारा एटमॉस्फेयर ब्लेंड हो जाता है इनटू स्पेस, या मैं कहूं इंटरप्लेनेटरी स्पेस, प्लेनेट के दरमियान जो स्पेस है उससे मैच कर जाता है। ठीक है। तो ये एक इंटरेस्टिंग कहानी थी हमारे एटमॉस्फेयर के पांच लेयर के बारे में। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। क्या आपको बातें समझ आई? कॉपी करना है करो। अब किताब को पढ़ लो, किताबी बातें भी हो जाएं। किताब में भी यही सब लिखा हुआ है बिना रीजन के, कि ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ऐसा होगा, वो बातें यही हैं बिना रीजन के। मैंने रीजन के साथ आपको बता दिया। अब इसे पढ़ो और फिर हम आगे बढ़ेंगे। कॉपी करो इसे, कुछ पूछना है पूछो। स्पेस स्टेशंस देखते हो, नासा और ये स्पेस एक्स और अनशन। अपने पाकिस्तान में भी क्या नाम है? सुपार्को हाउसिंग सोसाइटी। अच्छा, तो ये जो हमारे पास स्पेस मिशन होते हैं, आपको क्या लगता है वो स्पेस में जाते हैं? अब तक आप यही समझते थे वो स्पेस में जाते हैं। नो, वो थर्मोस्फेयर की बाउंड्री में होता है, यहां कहीं। ठीक है, थर्मोस्फेयर की यहां कहीं होता है। बात समझ लो। अगर इसके पार चले गए तो क्या होगा? इतने मॉलिक्यूल ही नहीं है कि उन्हें प्रोपल्जन मिले ठीक से, मतलब वो जो पुश मिलता है। दूसरी बात ये कि इतने मॉलिक्यूल ही नहीं है कि एनर्जी प्रोवाइड करें। क्यों? क्योंकि सोलर पैनल तो तब काम करेगा ना जब हीट मिलेगी सोलर पैनल को। ठीक है, मॉलिक्यूल ही नहीं है जो उसे हीट अप करें। तो वो कहां रहते हैं बेटा? क्या कोई ऐसा शख्स है आज तक जिसने थर्मोस्फेयर को क्रॉस किया हो? या आज तक हम क्रॉस नहीं कर पाए, या कर लेते हैं? नॉर्मल सी बात है, ये तो हर स्पेस स्टेशन क्रॉस करता है। जवाब है नहीं। स्पेस स्टेशन जो होते हैं वो कहां होते हैं? अंडर थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर की बाउंड्री में होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट। और इसीलिए आप देखोगे जो स्पेस शटल बने हुए हैं वो थर्मोस्फेयर में बने हुए हैं, है ना? बने हुए बुक में देखो भाई, जो स्पेसशिप है वो कहां बने हुए? थर्मोस्फेयर में। वो एक्सोस्फेयर में तो नहीं बने। वो स्पेस, भाई स्पेस में थोड़ी ना जाते हैं, स्पेस में जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये भी रिलेटिव टू आर लेयर, ये एक तरह का स्पेस ही है हमारे लेयर के मुकाबले में, बट लिटरली नहीं है ये। ठीक है, तो अगर आपने कभी स्पेसशिप से कोई वीडियो देखी हो, किसी ने देखा है? आपस में बातें मत करो। वो चश्मा उतार के खेल रहे हैं। खेलना है तो बाहर चले जाओ बेटा। तो क्या कह रहा था मैं? जो स्पेस स्टेशंस होते हैं वो कहां पर होते हैं? थर्मोस्फेयर में। कुछ मैं बता रहा था, मैं भूल गया, इसलिए मैं कहता हूं बीच में इंटरप्ट मत किया करो मुझे। हाँ, तो मैं कह रहा था कि क्या हम थर्मोस्फेयर को क्रॉस करते हैं? नॉर्मल सी बात है ये। जवाब है नहीं। हमने थर्मोस्फेयर को सिर्फ एक ही बार क्रॉस किया है। हमने से मुराद हम नहीं, इंसानों की बात हो रही है। मतलब हम भी इंसान हैं, मतलब समझ रहे हो ना बात? ठीक है, हमने स्पेस को, सॉरी थर्मोस्फेयर को एक ही बार क्रॉस किया है जब अपोलो 11 चांद पर गया था, बस। और हम इसे क्रॉस नहीं करते। और कोई गया था चांद पर उनके बाद? गए उनके बाद?
लेडी गई थी एक, गई थी भाई। स्पेस में गई होंगी, आई डोंट नो। लेट मी चेक। छुट्टी का भी टाइम हो गया है, बट इंसान की बात कर रहा हूँ, मुश्किल है जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है। अबे इंटरनेट तो आ नहीं रहा, मैं क्या चेक कर रहा हूँ। भाई स्पेस प्रोग्राम्स गए, उनके उनके प्रोब्स गए और डिफरेंट चीजें वो भेजते हैं, बट इंसान तो एक ही दफा गया है जहां तक, क्योंकि एक बड़ी डिबेट है कि क्या वाकई अमेरिकन 1965 में चांद पे गए थे या नहीं गए थे, या हम कभी चांद पे गए भी हैं या नहीं गए। लेकिन अभी कोई हाल फिलहाल में गई होती तो हमें पता होता, बट मेरी मेमोरी जहां तक है, मुझे नहीं याद कि इन 3 लोगों के अलावा कौन कौन थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नाम मुझे तीनों के याद थे। 2 चांद पे उतरे थे, एक चांद पे नहीं उतरा था, वो बैठा हुआ था वहां पर। कितनी अजीब सी बात है, बेचारा चांद पे गया लेकिन चांद पे गया नहीं, अंदर ही बैठा हुआ था। चांद पर ग्रेविटी होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन अपने अर्थ के मुकाबले कम होती है। बाहर भी बहुत ग्रेविटी है, बाहर जाइए अगर आपने लिख लिया तो। इस इंटरेस्टिंग कहानी को अगली क्लास में एक्सप्लोर करते हैं।